भाई जितनी ज़बरदस्त क्रिकेट हम खेल रहे हैं, हमारी टीम में तब्दीली तो आनी ही नहीं थी। और इंग्लैंड के खिलाफ जो पहले टेस्ट के लिए 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। क्योंकि वहां पर 17 रुकनी स्क्वाड था जो हमने बांग्लादेश के खिलाफ अनाउंस किया था। अब सिर्फ इतना फर्क आया है कि 15 रुकनी कर दिया गया है उसे। और जो तीन खिलाड़ी, जिसमें से एक इंजर्ड हुआ है, खुर्रम शहजाद, दूसरा फास्ट बॉलर मोहम्मद अली, जिनको ड्रॉप किया गया है। उनकी परफॉर्मेंस ही ऐसी थी कि उनका ड्रॉप होना बनता था। और तीसरे जो है वो कामरान गुलाम, उनको भी स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है, ड्रॉप कर दिया गया। आप इसको जैसा नाम देना चाहें दे सकते हैं। वो बंदा जो डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगा लगा कर थक चुका है। चैंपियंस कप में भी उसने अब तक 2 सेंचुरियां बना ली है। तो उसका इनाम अब उसको ये मिला है कि बांग्लादेश के खिलाफ इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से भी उसको ड्रॉप कर दिया गया है। और बोर्ड ने उसके लिए एक प्यारा सा पैगाम लिखा है कि उनकी हमने इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें चैंपियंस वनडे कप जो चल रहा है इसमें मुसलसल खेलने के लिए, और इसके बाद जो पेट्रल्स ट्रॉफी स्टार्ट होगी उसके लिए खेलने का मौका दिया। तो भाई ऐसे मौके आप दीगर खिलाड़ियों को भी देते हैं जिनकी परफॉर्मेंस और फॉर्म दोनों ही खराब चल रही है। खैर, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है इसमें कौन कौन से खिलाड़ी शामिल है। यहाँ पर कप्तान शान मसूद जो बरकरार रहे हैं। इसके अलावा सऊद शकील नायब कप्तान, ये भी बरकरार रहे। आमिर जमाल जो पिछली सीरीज में इंजरी की वजह से खेल नहीं सके थे, वो इस स्क्वाड का हिस्सा है। और हम उम्मीद करते हैं कि वो फिट हों और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए दस्तियाब हों। क्योंकि जिस तरह वो चैंपियंस कप में उन्होंने कुछ मैच खेले हैं अभी और बॉलिंग करते हुए भी नजर आए, तो उनकी बॉलिंग में जान नजर आई है। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक जो बांग्लादेश के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, और अभी अब चैंपियंस वनडे कप में भी एक आध उन्होंने कुछ अच्छी इनिंग्स खेली है। एक 54 किया था आई थिंक, और एक में 30 आउट किए हैं। बाकी दो इनिंग्स जो है वो रैश शॉट खेलकर आउट हुए। लग रही है भी फॉर्म में, और वहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ रन्स करें। अबरार अहमद जो जिनके बारे में हम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी चीख रहे थे, और वर्ल्ड कप में भी उनको बोला कि इनको खिलाना चाहिए खिलाना चाहिए। अब जब उनको बांग्लादेश के खिलाफ मौका मिला तो वहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पाए थे। उम्मीद है भाई, इंग्लैंड के खिलाफ इनका डेब्यू हुआ था 2022 में, जहाँ पर इन्होंने पहली इनिंग्स में 7 आउट किए, तो यहाँ पर ये इसी तरह की कुछ परफॉर्मेंस दें और अपने आप को टीम में एक नुमाया परफॉर्मर के तौर पर मनवाएं। इसके अलावा बाबर आजम टीम में शामिल हैं। मीर हमजा है, मोहम्मद हुरैरा है। मोहम्मद हुरैरा अब तक मेरे ख्याल में 3 से 4 मरतबा हमारे टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिला है। और शायद अभी इंग्लैंड के खिलाफ भी ना मिले, क्योंकि जो ये हमारे 15 खिलाड़ी मौजूद हैं इसमें से मैं आपको बता सकता हूँ कि 11 कौन से खेलेंगे। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान है यहाँ पर, विकेट कीपर। ये भी ऑटोमेटिक सिलेक्शन होते हैं 11 के लिए। नसीम शाह है, साइम अयूब है, जो अभी वनडे कप जो हमारा चल रहा है वहाँ पर आज इन्होंने क्वालिफायर मैच में 5 विकेटें भी हासिल की और 33 रन भी बनाए। तो अब ये खुद को एक ऑलराउंडर के तौर पर मनवाने लगे हैं, और शायद ये दूसरे ऑलराउंडर्स के लिए खतरा भी बनते जा रहे हैं। ऑल्दो इनकी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में 2 फिफ्टियाँ थी, लेकिन ये वहाँ पर जो इनकी दीगर इनिंग्स थी उसके अंदर बड़े ही रैश शॉट खेलकर आउट हुए। और अभी इन्होंने चैंपियंस कप में 156 रन की इनिंग्स भी की है, जो इंडिविजुअली इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी इनिंग्स है, और इनकी फॉर्म भी अच्छी है। इसके अलावा हम बात करें सलमान अली आगा, जो वाकई वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में टीम में होना डिजर्व करते हैं। क्योंकि ये रन्स भी बहुत ही यूजफुल बनाते हैं और विकेट्स भी एक आध ऐसे निकाल के देते हैं जो हमारी टीम को फायदा देती है। सरफराज अहमद का नाम यहाँ पर है। मोहम्मद रिजवान के होते हुए आई थिंक सरफराज अहमद, वैसे भी सरफराज भाई को अब रिटायरमेंट लेना ही चाहिए। मैं पर्सनली उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उनकी कप्तानी को हमने ज़िंदगी में भरपूर एंजॉय किया है। उन्होंने जिस तरह टीम को लड़ाया, हमारी नौजवान टीम को, हमने हर जो उस चीज़ को एंजॉय किया है और उस चीज़ को फील किया है। लेकिन अब सैफी भाई का मेरे ख्याल में वक्त ख़त्म हो चुका है, और अब उन्हें क्रिकेट खेलना छोड़ के मेंटोरिंग या कोचिंग की दुनिया में आ जाना चाहिए। इसके अलावा स्पिनर हमारे लेफ्ट आर्म जो थे, नोमान अली, श्रीलंका के खिलाफ आखिरी वो टेस्ट सीरीज खेले थे, और वहाँ पर दूसरे टेस्ट में जो उन्होंने अपना जुलाई 2023 में आखिरी टेस्ट खेला, तो सेकंड इनिंग्स में 7 खिलाड़ी आउट किए थे। वहाँ पर उन्होंने पहली इनिंग्स में तो टोटल 3 ओवर किए थे और एक मेंटेन करके 10 रन दिए थे आई थिंक, और कोई विकेट नहीं मिली थी उन्हें। लेकिन जब चौथी इनिंग्स की बारी आई और वहाँ पर श्रीलंका हदफ का ताकुब कर रहा था, तो नोमान अली वहाँ पर श्रीलंका में उनकी अपनी टीम के ऊपर ही कहर बनकर टूटे, और उन्होंने टॉप जो 7 बल्लेबाज थे श्रीलंका के उनको आउट किया। एक मौका तो ऐसा भी था कि हमें लग रहा था 10 फॉर का जो रिकॉर्ड होता है अभी तक अनिल कुंबले ने बनाया है, एजाज पटेल को मिली है विकेटें, तो शायद नोमान अली भी और तीसरे स्पिनर बन जाएंगे जो 10 की 10 विकेटें हासिल करें। लेकिन 8वीं विकेट जो है नसीम शाह ने हासिल की वहाँ पर, और वो डिजर्व भी करते थे क्योंकि नसीम शाह बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे थे उस दौरान। नसीम शाह ने फिर 8वीं 9वीं 10वीं तीनों विकेट उड़ाई, और पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुआ। इसके अलावा जो 15वें खिलाड़ी हैं यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी। अगर मैं उनका भागता हुआ स्पिनर बोलूँ तो ये गलत नहीं होगा,
क्योंकि चैंपियंस वनडे कप में भी आप देख रहे होंगे उनका पेस जो है 125 130 बस इसी के अराउंड रह रहा है। और उनको बच्चे बच्चे इस तरह छक्के मार रहे हैं, पता नहीं शाहीन शाह अफरीदी नहीं कोई गली कूचे का बॉलर बॉलिंग कर रहा हो। तो भाई शाहीन शाह अफरीदी को अपने खेल को दोबारा उठाने के लिए मेरे ख्याल में आराम की ज़रूरत है। वो अभी आराम करें ताकि मेंटली और फिजिकली वो दोबारा फिट हो और एक तगड़ा कमबैक करें टीम में। इसके अलावा हम जो दूसरी अब बात करेंगे यहाँ पर, चैंपियंस वनडे कप का पहला क्वालिफायर हो गया है। वहाँ पर पैंथर्स की टीम ने मारफोर्स को 7 विकेट से एकतरफा मुकाबले में शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और जो राउंड मैचों की रिवायत थी कि 10 के 10 मैचों में वहाँ पर हदफ का ताकुब करने वाली टीम नाकाम रही थी, वो रिवायत भी आज टूट गई क्योंकि मार्कोस ने एक सिर्फ 137 रन पर वो ढेर हुए थे। ये मेरे ख्याल में बॉलर्स की वजह से ही अगर ये हदफ यहाँ पर बड़ा होता ना तो यकीनन आज भी ये बदल नहीं पाता, क्योंकि हमारे फिटनेस के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। और अब तो प्लेयर्स कोचिज सब खुद मानना शुरू हो गए कि हमारे प्लेयर्स का फिटनेस लेवल ही ऐसा नहीं है जो हदफ का ताकुब कर सके। फैसलाबाद में गर्मी ठीक ठाक होती है, वहाँ पर 50 ओवर जब पहले फील्डिंग कर लेते हैं हमारे खिलाड़ी तो बाद में उनकी मेरे ख्याल में बैटिंग करने की हिम्मत ही नहीं बचती। इसीलिए कोई भी टीम जो है हदफ का ताकुब करने में कामयाब नहीं होती। आज 138 रन का हदफ था, तो साइम अयूब ने 33 किए, एक उमर सिद्दीक ने रन किए। इसके अलावा 54 रन उस्मान खान ने बहुत ही एक्सप्लोसिव किए 26 गेंदों पर। उस्मान खान ऐसा खिलाड़ी है कि देखने में उसको लगता ही नहीं है कि ये अचानक से मैच का रुख किसी भी तरफ पलट देगा। कभी तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ही अनाड़ी खिलाड़ी है, और कभी ऐसा लगता है कि इनसे अच्छा कोई खेलने वाला ही नहीं है पाकिस्तान टीम में। जैसे निकल निकल के छक्के मार रहे थे, अगर आपने देखा हो मैच, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। अच्छा जी, तीसरा जो हमारा टॉपिक है आज का, वो हम बात करेंगे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच के हवाले से, जहाँ पर इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर सीरीज अलाइव रखी है। और अब 2-1 की बढ़तरी है ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन चौथा वनडे अब डिसाइड करेगा कि ये सीरीज किस तरफ जाती है। मेरी तो यह ख्वाहिश है कि वो इंग्लैंड जीते और डिसाइडर पर जाए मैच, क्योंकि जिस तरह T20 सीरीज हुई थी बड़ी मज़ेदार और एक्साइटिंग हुई थी। पहला मैच वहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया जीता था, दूसरा इंग्लैंड ने जीता था और तीसरा फिर ऑस्ट्रेलिया जीतने में कामयाब होता। तो भाई मोटे मोटे स्टैट्स पर इसके और इसके अंदर हम देख लेते हैं कि क्या कुछ हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर पहले बैटिंग की, 60 रन किए स्टीव स्मिथ ने, कैमरॉन ग्रीन ने 42 किए, 77 किए एलेक्स कैरी ने 65 गेंदों पे। इसके अलावा मैक्सवेल ने 30 रन किए 25 गेंदों पे, और 26 गेंदों पर 44 रन किए एरन हार्डी ने। यहाँ पर मुझे जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग में आज काफ़ी बेहतरीन नजर आई। उन्होंने अच्छे अच्छे पेस के साथ काफ़ी तेज तेज गेंदें की और बल्लेबाजों को परेशान किया। 67 रन देकर 2 विकेट हासिल की। इसके अलावा ब्राइडन कार्स, जैकब बैथल, विल जैक्स और लियाम लिविंगस्टन ने एक एक विकेट हासिल की। जवाब में वही जब इंग्लैंड चेस करने के लिए मैदान में उतरा तो उनके दोनों ओपनर्स फिल सॉल्ट और बैन डकेट जो है वो सिर्फ 11 रन पर आउट हो गए। उसके बाद उनके कप्तान हैरी ब्रूक विकेट पर आए, और उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह अपनी टीम को फ्रंट से आकर लीड किया। हम अपने कप्तान से भी यही तवक्को रखते हैं कि वो आए और जब फंसे हुए हो ना हमारी टीम, वहां पर एक गेम चेंजिंग इनिंग खेले और पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करे। विल जैक्स के साथ उन्होंने 156 रन की पार्टनरशिप की, तीसरी विकेट पर 86 रन किए, 84 रन किए विल जैक्स ने। इसके अलावा 110 नाकाबिल शिकस्त रन की इनिंग्स खेली हैरी ब्रूक ने, 12 चौके, 13 चौके 2 छक्के लगाए। इसके अलावा लियाम लिविंगस्टन ने 20 गेंदों पर 33 रन किए। तो जिस वक्त बारिश ने एंट्री दी वहाँ पर इंग्लैंड का जो स्कोर था वो 37.4 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर 254 रन था। इस 254 रन का मतलब ये था कि डेकवर्थ वेस्ट मेथड पर इंग्लिश टीम जो है वो 56 रन 46 रन आगे थी, सॉरी माजूद का 46 रन आगे थी। और बारिश शुरू हुई, फिर बारिश नहीं रुकी। बारिश नहीं रुकी तो इसका फिर ये नतीजा निकला कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो पिछले 1 साल से तकरीबन 348 दिन हो गए कोई वनडे मैच नहीं हारी थी, आज उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। और 14 वनडे मैचेस बाद उनकी विनिंग स्ट्रीक टूटी है। अब देखते हैं कि सीरीज के अगले मैच में क्या होता है या सीरीज का नतीजा क्या निकलता है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।